जय हिंद विद्यार्थियों। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं आप सबका दिन अच्छा रहा होगा और अगला दिन भी कल अच्छा ही रहेगा। शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण की, ईवीएस की। ईवीएस का सिलेबस जैसा आपको दिखाई देता है और ये हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है। तो जो भी प्रॉपर रूपरेखा है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, मोटिव मेरा बस इतना ही है। मैं पहले ही बता देता हूँ हर बार कि मुझे कोई पर्यावरण का विद्वान नहीं पैदा करना। आपका एग्जाम है, सर पे है, बेहतर तरीके से कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाओ, सबसे ज्यादा स्कोर कर पाओ, मोटिव बस इतना ही है। अब जिन भी विद्यार्थियों को, ठीक है, एक चैप्टर हुआ था उसको भी मैं फिर से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हम शुरुआत कर रहे हैं परिवार से। तो परिवार की परिभाषा या ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग है। अगर एक पिता है घर में तो उसके लिए उसका परिवार उसकी जिम्मेदारी है। एक बच्चा है घर में तो उसके लिए उसका परिवार कवच है, उसकी सुरक्षा है, ठीक है, उसके आगे बढ़ने का सोपान है। सबके लिए परिभाषा अलग अलग है। हमें पढ़ना है परिवार, फैमिली, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को नजर में रखते हुए कि उनके लिए परिवार क्या होगा, और परिवार को जोड़कर पर्यावरण से, पर्यावरण अध्ययन के तहत हमें परिवार का अध्ययन करना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, सब लोग जो है जुड़ जाएंगे, हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फैमिली हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल हम लोग लेक्चर करेंगे कवर 11 ठो। 2 लेक्चर शुरू का इंट्रोडक्टरी रहेगा जिसमें आप पूरा चैप्टर घूमोगे, ठीक है, विथ एमसीक्यू रहेगा। फिर उसके बाद टोटल अगर 11 लेक्चर हो रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज 11 टेस्ट मिलेगा। पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन, कूट वाले प्रश्न मिलाकर बनाया जाएगा कि एक प्रश्न एग्जाम में आए ही ना बाहर से। चैप्टर वाइज आपको 5 टेस्ट मिलेंगे फैमिली चैप्टर से। चैप्टर नंबर 6, यूनिट 6 है आपका ये, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो। और ये ध्यान में रखना कि सीटेट का, ईवीएस का सिलेबस आपसे बहुत हद तक अलग है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। जो भी छत्तीसगढ़ का विद्यार्थी देख रहा होगा, इतना याद लेना है कि जो भी आपको ईवीएस सीटेट के साथ पढ़ा रहा है आपके साथ बहुत गलत कर रहा है। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत हद तक अलग है, बहुत बहुत हद तक अलग है, इसलिए प्रश्न आपको अलग देखने मिलते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कहाँ से आ रहा है प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद मेगा टेस्ट। खैर ये सब आपको, अगर आप बैच में हैं तो आपको टेस्ट सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके लिए हम दोबारा कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, वर्ग 3 की। बाकी आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि जो डेली प्रैक्टिस पेपर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है आपको ये वहीं मिल जाएगा। बाकी पीपीटी वगैरह वगैरह पेड बैचेस में आपको अवेलेबल रहती हैं। तो आपको डाउनलोड करना है प्रेमजीत फाउंडेशन का ऐप। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको बैच लेना हो। अभी जो बैच है वर्ग 3 की मात्र 999 में अवेलेबल है, वैलिडिटी और विथ टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये ईवीएस का डेमो लेक्चर होने वाला है, ठीक, लेक्चर नंबर 04 या 01 ही कह लीजिए एक तरीके से लेक्चर। हम शुरुआत करते हैं परिवार चैप्टर की। परिवार क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, किस तरीके से हम इसमें क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद आप लोग बताएंगे चीजों को उस तरीके से सॉल्व करते जाया जाएगा। अभी ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, शुरू के 2 लेक्चर जिसमें आप पूरा फैमिली वाला जो चैप्टर है यूनिट 6 उसको घूमेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। देन सेकंड, थर्ड लेक्चर जो आएगा वहां फिर से शुरू होगा परिवार के डिफिनीशन से बात, परिवार के टाइप से बात। फिर उस चैप्टर में जो टाइप्स होंगे उनकी विशेषता से, फिर जो उसमें सामाजिक कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, बाल विवाह, फिर दुर्व्यसन, नशाखोरी, उसका अध्ययन, उनके से संबंधित अधिनियम और एक्ट, और फिर इस तरीके से टोटल 11 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कवर किया जाएगा। विथ एमसीक्यू है इसलिए 11 तक जा रहा है, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा लाइन से कि भाई परिवार है तो परिवार क्या है और क्यों है और कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए आ जाते हैं। सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? किसी को हल्का भी अगर डाउट हो, ना दिखाई दे ठीक से, तो तुरंत कमेंट करके बताए, या वॉइस वगैरह में कोई भी दिक्कत हो तो। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर,
ठीक, परिवार, उसके बाद आपसी संबंध, उसके बाद एकल परिवार और संयुक्त परिवार। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद कल के लेक्चर में हम जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर की। भाई परिवार शब्द आ रहा है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है, वाई फैमिली इज इंपॉर्टेंट, परिवार क्यों महत्वपूर्ण है, किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। पहले ध्यान अपना एकदम क्लियर कर लेंगे कि भैया कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी को आप पढ़ाएंगे ईवीएस, ईवीएस में आएगा एक चैप्टर परिवार, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो पर्यावरण शिक्षण संबंधी मुद्दे हो या फिर पर्यावरण का अध्ययन हो, उसके अंतर्गत हम परिवार बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी आपको वैसे एग्जाम में देखने मिलेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, परिवार आपके परिवार की बात नहीं हो रही है, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे के लिए परिवार क्या है और किस तरीके से, और बाकी हमारे समाज में किस तरीके के परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, जो कुछ भी है उनका अध्ययन किया जाएगा, उनके क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक बात जान लो कि पर्यावरण अध्ययन में ये माना जाता है कि हमारे या बच्चा जो है उसकी सामाजिक दुनिया का सबसे पहला जो बेस है, आधार है, वो उसका परिवार है। ठीक है, तो पहला तो ये देखो, बच्चे का सामाजिक दुनिया का सबसे पहला आधार क्या रहेगा, उसका परिवार रहेगा, फैमिली रहेगा। ठीक, सबसे पहले चाहे भाषा हो, व्यवहार हो, प्रेम हो, सहयोग हो, नियम हो, आदत हो, खान पान हो, त्योहार हो, काम का बंटवारा हो या रिश्तों की समझ हो, ठीक है, सब कहाँ से सीखेगा, तो अपनी फैमिली से सीखेगा। एक बालक के लिए परिवार क्या है कि जहां से वो काम का बंटवारा, त्योहार, हर एक चीज आप, अच्छा एक चीज और है कि ये जो सब्जेक्ट है तो बहुत लोग को याद करने में दिक्कत होती है, तो उसमें पूरे ट्रिक्स मैंने बनाए हुए हैं, लास्ट में मेगा एग्जाम बूस्टर्स मैंने तैयार किए हैं, डायरेक्ट वन लाइनर जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट बनेगा। तो बहुत बेहतरीन रहने वाला है हमारा पर्यावरण यानी ईवीएस का सेशन। ठीक, चलिए अब पर्यावरण के अंतर्गत आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, परिवार और मित्र, इसके अंतर्गत जो है रिलेशनशिप यानी कि संबंध या आपसी संबंध कह लो। ठीक है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, कोई भी संबंध हो उसको। अच्छा, कि आप एक बच्चे से प्रश्न करेंगे घर में कौन कौन रहते हैं, वे आपस में कैसे संबंधित हैं, कौन से रिश्तेदार साथ नहीं रहते, बच्चे अपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीख रहे हैं, ठीक है, और परिवार में समानता अंतर कैसे दिखाई देते हैं। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान देते हुए एक बच्चे के साथ पर्यावरण के अंतर्गत परिवार का अध्ययन करेंगे। फिर आ जाइए कि परिवार की परिभाषा देखिए, तो परिवार सामाजिक समूह है, और ये बहुत बार हम लोगों ने इस चीज को पढ़ भी लिया है कि परिवार क्या रहेगा, जिसमें बच्चे को क्या मिलेगा, प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, अनुशासन, संस्कार और पहचान मिलती है। एक परिवार से उसे क्या क्या मिल जाता है, तो भाई प्रेम मिलता है, जो भी उसके परिवार के सदस्य गण रहते हैं, माता पिता हो या हो सकता है कभी कभी उसके अन्य रिश्तेदार हो, अभिभावक हो, तो उसे प्यार करते हैं, उसे कवच मिलता है, सुरक्षा मिलती है हर चीज से, फिर सहयोग मिलता है हर एक काम के लिए, फिर उसके बाद अनुशासन सीखता है, वो अनुसरण करते हुए, इमिटेशन करते हुए, साथ में उसके संस्कार पनपते हैं, जैसे माता पिता या जैसे भी उसके, ठीक है, गार्जियन रहेंगे वैसे उसके में संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक, अब उसके बाद परिवार की अवधारणा आता। अब चूंकि ये लेक्चर मैंने पहले ही बता दिया कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आप में से बहुत से महानुभाव इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगे कि एक ही लेक्चर में हम संयुक्त परिवार तक कैसे पहुंच गए और दूसरे में चैप्टर खत्म हो गया। ना बाबू, इसीलिए मैंने पहले ही कष्ट करके जो है आपको बता दिया कि भाई 11 लेक्चर चलेगा, 11 टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा, 5 चैप्टर वाइज टेस्ट चलेगा, मेगा टेस्ट चलेगा, फिर 1 यूनिट का। ठीक है, तो इसीलिए परेशान नहीं होंगे। ठीक, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर इस तरीके से कैसे पढ़ा रहे हैं, और वो पूरा जैसे पढ़ाया जाता था ग्राफिक्स को यूज करके वैसे ही पढ़ाया जाएगा कि आपको डायग्राम्स के थ्रू, ट्रिक के थ्रू याद करवा के पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखो परिवार में केवल माँ बाप और बच्चे यानी हम दो हमारे दो, केवल यही कॉन्सेप्ट परिवार को परिवार नहीं बनाता। ठीक, परिवार की संरचना समय, स्थान, रोजगार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, प्रवास और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार क्या होती है, बदलते रहती है या बदल सकती है। ठीक, चलिए
अब परिवार में कौन कौन शामिल होंगे? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, चचेरे में मेरे भाई बहन और जो भी देखभाल करने वाला सदस्य है। और इसके अतिरिक्त और भी अन्य लोग आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। ठीक, अब परिवार में अगला पॉइंट है पेडागोजिकल पॉइंट, कि कक्षा में ये कभी नहीं कहना है आपको एज अ टीचर कि सही परिवार वही है जिसमें माता पिता और 2 बच्चे हों। यानी कि भाई देखो, परिवार को लेकर, ठीक है, या फिर जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, ठीक, इस बात पर बल दिया कि भाई हम 2 हमारे 2। तो क्या परिवार केवल हम 2 हमारे 2 अर्थात माता पिता और 2 बच्चों से पूर्ण हो सकता है? तो भाई ये थोड़ा सा हार्श डिफिनीशन हो जाएगा फैमिली का। और आप ग्रामीण अंचल या शहरी अंचलों में भी आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जाते हो विद्यार्थी को, ध्यान देना इस बात का। अब उसके 6 भाई बहन हैं और आप कहते हो कि 2 बच्चे हैं मिठी खीर और फलानवा बवासीर, तो ये बात उसको ठीक नहीं लगेगी उस बच्चे को, और आप टीचर होने के नाते ये कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये गलत है। हाँ ठीक है, हम 2 हमारे 2 होने चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, परिवार का एक संकुचित परिभाषा इसको मान सकते हैं, लेकिन आप इसको ओपनली नहीं कह दोगे जाके वहां कि बंटी किशन और बाकी, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो पहले जागरूकता नहीं थी, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, गांव में तो 12-12 भाई बहन होते हैं। तो वहां जाके आप इस चीज को रखोगे तो वहां बहुत विरोधाभास देखने मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर बच्चों को जब भी आप समझाएं, ठीक है, तो उनकी परिवार की विविधता जो भी होगी, डाइवर्सिटी जो भी होगी, उसको सम्मान पूर्वक स्वीकार कर आगे बच्चों का अध्ययन और अध्यापन करें। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आसपास से संबंध, तो भाई देखो ईवीएस की पुस्तक जो है हमारी, तो बच्चे को अपने परिवेश, परिवार, समुदाय से सीखने के अवसर दिए, और बच्चा केवल शिक्षक और पाठ्य पुस्तक से नहीं बल्कि परिवार, समुदाय, समाचार पत्र, पुस्तकालय और आसपास के जीवन से भी सीखता है। और चूंकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सब लोग जुड़ जाइए। और जिसको भी वीडियो लास्ट तक देखना है उसके बाद तय करना है। और ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है, बार बार कह रहा हूं, तो इसको लेके जज नहीं करेंगे विद्यार्थी। 11 लेक्चर होगा आपका फैमिली पर। तो पर्यावरण की जो आपकी समस्या है, मैंने इतने दिन में देख लिया और इंतजार भी इसी दिन का था और लाभ इसलिए नहीं रहा था। जब तक पूरी बेहतरीन तैयारी नहीं होगी तो मैं बेस्ट कंटेंट ही लेके आता हूं और लेके ही आऊंगा। मुझे कोई इतनी भीड़ की और उसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं 17-72 तो बैच निकाल दूं और फिर मैं बच्चों के बेस्ट कंटेंट और बेस्ट जो है उनको चीजें अवेलेबल ना करवा पाऊं। बेईमानी होगी ये उनके साथ। और लेकिन बच्चे भी खुद इसके लिए जिम्मेदार है। मैं क्या ही कर सकता हूँ, अकेले चना घना थोड़ी फोड़ सकता है। ठीक है, वो भी व्यूज और वही चीजों देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। खैर, जैसे जिसको करना है, मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी मुझसे जुड़े हैं उनका तो मैं बेस्ट करवा के ही दूंगा। एनसीएफ 2005 ये भी कहता है, देखो पूरा नोट्स आप देख पा रहे हो कि जो हमारी CGSERT, NCERT, साथ में NCF, ठीक है, और फिर EVS की बुक और एक और बुक, 5 को कंटेंट मिलाकर तैयार किया गया, तब जाके 11 लेक्चर बन रहे हैं और कहीं से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलो फिलहाल ठीक है कि शिक्षा बच्चे की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन से जुड़कर माता पिता, शिक्षक, सहपाठी और समुदाय के साथ अंतःक्रिया से बनती है। ठीक है, शिक्षा अगर एक बच्चे की कहाँ से, तो भौतिक और सांस्कृतिक जमीन से जुड़कर, साथ में माता पिता, शिक्षक, पीयर ग्रुप यानी कि सहपाठी, समुदाय जो भी है, कम्युनिटी, उनके साथ अंतःक्रिया। और मैंने आपको इसके पहले पेडागोजी में ही आप देखोगे CDP में हमारा लास्ट चैप्टर ही था बालक के विकास में परिवार का योगदान, बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हमने उसको पढ़ा। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे, सर ये CDP का टॉपिक, अरे भाई एक दूसरे से इंटररिलेटेड है सब। जब आप शुरू में बेसिक्स क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो बाद में आपको पता चलेगा। मैं स्किप कर सकता हूं इजीली यहाँ, क्योंकि ये चीजें मैं अंतरक्रिया आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बात को समझिएगा। चलिए, अब कक्षा में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं पर्यावरण और उसमें आपका टॉपिक है परिवार, तो आप उनसे क्या क्या पूछेंगे? तो देखो भाई, पूछेंगे हम, एक टीचर क्या पूछना चाहिए टीचर को, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, बच्चा बताएगा। तुम किससे सबसे ज्यादा बातें करते हो, घर में कौन क्या काम करता है, त्योहार पर कौन कौन रिश्तेदार आते हैं,
तुमने अपने परिवार में कौन सी अच्छी आदत सीखी। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आप बच्चे से करेंगे और इस तरीके के आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने मिलता है कि भाई एक शिक्षक ये चीजें पूछ रहा है तो वो किस अवधारणा को, किस परिभाषा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, परिवार के मुख्य कार्य। सबसे पहला कार्य है मेजर फंक्शन ऑफ फैमिली में कि लव एंड सिक्योरिटी, प्रेम और सुरक्षा देना। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। अब प्रेस, आजकल की प्रेस तो जानते ही हो, तो प्रेस कौवा और भौं नहीं लिख के मैंने भा लिख दिया है। इससे आपको परिवार के प्रमुख कार्य के हेडलाइन से याद हो जाएंगे। लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, मैं शुरू में लिख दिया भाई कौवे जैसे कहाँ प्रेस वाले करते हैं कि नहीं करते हैं। और आजकल की मीडिया तो एकदम मतलब सोचो ही मत कि क्या ही स्तर हो गया है। एक दो लोग ईमानदार हैं बट इतना गिर गया रेशियो, क्या ही बोला जाए। तो बच्चे बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देता है। बच्चा जब भी डरता है, बीमार होता है, उदास होता है या कोई समस्या होती है तो सबसे पहले परिवार के पास जाता है। सब लोग इतने खुशनसीब नहीं होते हैं कि ऐसी चीजें उनको मुहैया कराई जाए या हो जाए। किस्मत में बहुत लोगों के साथ परिवार नहीं भी रहता है। हमारे देश का ये एक अनेकता में जो है वो वाला एग्जाम्पल है, विविधता जो है पाई जाती है उसका एग्जाम्पल है। अब देखो, अब अगर मान लो छत्तीसगढ़ का ग्रामीण अंचल का कोई बच्चा है, अगर बीमार हो जाता है तो दादी या माँ कोई भी है वो घरेलू देखभाल करती है। अगर बुखार है तो कपड़ा गीला करके उसको सर वर पे रखना। ठीक है, पिता या जो बड़ा भाई है स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएगा। अगर उससे भी बुखार ठीक नहीं हुआ तो पिताजी या बड़ा भाई जो भी है उसको टांग टूंग के जो नजदीकी अस्पताल है वहां लेके जाता है। नहीं है कोई तो हमारे गांव के पड़ोसी भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे गांव वाले, तो वो हमारी मदद के लिए सामने आते हैं। ठीक, अब इससे बच्चा सीखता है कि परिवार और समुदाय संकट में क्या करते हैं, सहारा देते हैं। बच्चा क्या सीखता है कि परिवार या समुदाय, ठीक है, क्या करते हैं, संकट में सहारा बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए अब दूसरा कार्य समाजीकरण करना। दूसरा कार्य सोशलाइजेशन। अब इसका अर्थ है बच्चे को समाज में रहने के नियम, व्यवहार, भाषा, परंपरा और मूल्य सिखाना। भाई हमारा समाज है, इस समाज में रहने के क्या क्या नियम है, आपको किस तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा, क्या भाषा, क्या परंपरा, ठीक है, और क्या मूल्य सीखना पड़ेगा आपको समाज में रहते हो। हम ग्रामीण अंचल की अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अगर आप गांव में रहते हो तो आपको छत्तीसगढ़ी में गुठियाना पड़ेगा जी, बतियाना पड़ेगा, है कि नहीं। वहां रहने के जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए और यही समाजीकरण है। अब एक परिवार जो है बच्चे को क्या सिखाता है, तो भाई जो बच्चे हैं उनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। छोटे बच्चों की मदद करना चाहिए, अपने छोटों की मदद करो। ठीक है, भोजन जो भी है फूड उसको शेयर करो। ठीक है, अतिथि का स्वागत करना, वेलकम गेस्ट, और उसके बाद त्यौहार मनाना और परिवार के कामों में सहयोग करना। और वैसे भी अपना छत्तीसगढ़ तो लगता है त्योहारों का ही छत्तीसगढ़ है, इतने प्यारे प्यारे और बेहतरीन त्यौहार, ठीक है, मजा ही आ जाता है। एग्जाम्पल देख लो, हरेली, पोला, तीजा, मड़ई मेला, ठीक है, इस ऐसे अवसरों पर बच्चा परिवार के साथ क्या होता है, शामिल होता है। और कितनी खास बात है कि हर साल जो यहाँ मतलब बाकी जगह भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ऑल ओवर इंडिया हो, बट अभी ऑल ओवर इंडिया में या खास करके छत्तीसगढ़ में फेस्टिवल्स, बाकी उसके नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव, कि फेस्टिवल्स का जो अब ऑरा पहले से ज्यादा डेवलप हुआ है वो काबिले तारीफ है। और इससे बच्चा, एक देखो बच्चा क्या सीखेगा अपने परिवार को ऐसे त्यौहार मनाते हुए, ठीक है, उसमें शामिल होगा और वो देखेगा कि परिवार कैसे मिलकर इनकी तैयारी करता है, क्या क्या पकवान किस किस त्यौहार में बनते हैं, किस तरीके से रिश्तेदार आकर मिलते हैं और फिर किस तरीके से परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। और इससे बच्चे को सामाजिक और सांस्कृतिक सीख मिलती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है भाषा और संस्कृति सीखना परिवार के कार्य में। बच्चा सबसे पहले परिवार में भाषा सीखता है, उसके बाद घर में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, सरगुजिया और अन्य स्थानीय बोलियां सुनता है और उनको सीखता है। यही भाषा उसकी सोच और भावनाओं से जुड़ी होती है और आप में से जितने विद्यार्थी देख रहे होंगे इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे और आपको लग भी रहा होगा कि नोट्स का स्टैंडर्ड और तरीका, ठीक है, बहुत अलग बनाया गया है। अरे अरे
अभी तो क्लास खत्म ही नहीं हुआ, आप लोग अभी से थैंक यू बोल रहे हो जी। चलो चलो, दिल बना दिए अब आप लोग, अब मेहनत करने में मजा आएगा। वैसे 11 कंटेंट तैयार है और कंटिन्यूसली वीडियो आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में ही 11 लेक्चर खत्म करवाऊं ईवीएस का। अब मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो बस। आप लोग को सिलेबस खत्म ही चाहिए ना सितंबर तक, मैं वादा करता हूँ, लेकिन बस मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो। अब मैं ईवीएस छेड़ूंगा तो फिर आप लोग कोई और सब्जेक्ट की बात उठा लोगे, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा चीजें, अब क्योंकि एक चीज में घुसो ना आप, मैं समझता हूँ आपकी उस चीजों को कि सब सब्जेक्ट चाहिए और आप लोग अपनी जगह सही हो, लेकिन जो भी है, अब जो भी हालात हैं, जो भी आप लोगों से छिपा नहीं है, हर एक चीज की नई शुरुआत करनी है, हर एक चीज एकदम जीरो से बनाना है मुझे, तो ऐसे में ना, और बेस्ट भी देना है, तो ऐसे में भीड़ के लगना पड़ता है ना, तब होता है। और उसमें परेशान करने वाले लोग एक वीडियो में आएगा, जरूर आप लोग देखिएगा आज, ठीक है, कुछ बातें रखूंगा मैं आप लोगों से। खैर, अब एक बच्चे को टीचर जो है, ठीक है, तो वो क्या सिखाएगा कि भाई जो भी उसके घर का लैंग्वेज है आप उसका रिस्पेक्ट करो, चाहे आपके घर में हल्बी बोली जाती है, गोंडी बोली जाती है, छत्तीसगढ़िया बोली जाती है, या कोई भी सरगुजी है, ठीक, कोई भी आपकी लैंग्वेज बोली जाती है उसका रिस्पेक्ट करो। बच्चा कहते हैं मोरदाई खेत गे है, तो अब आप एक टीचर हो, तो शहरी अंचल के टीचर हो मान लो, तो आप उसको डांटोगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप हिंदी में या इंग्लिश में बोलोगे, तो वो ठीक नहीं होगा उस बच्चे के अध्ययन के पर्सपेक्टिव से। आपको वहां उसको सराहना है, और आप देखोगे कि नए एनईपी 2020 में इस बात पर पुरजोर बल दिया गया है कि बच्चे का जो प्रारंभिक शिक्षा होगा उसके नेटिव लैंग्वेज में होगा। इट मींस हिंदी नहीं, अगर छत्तीसगढ़ का बालक है तो अपने लोकल और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा। इससे जो उसका डेवलपमेंट होगा, उसका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा अपने समाज को लेकर, ठीक है, उसका तुलना ही नहीं किया जा सकता। और ये सच बात है कि अगर एक बच्चा बोल रहा है मुर्दाई खेत में गए है और टीचर अगर उसको डांट दे, तो दोबारा वो अपने लैंग्वेज का सम्मान करने में या कहीं पर भी रखने में झिझकेगा। और आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज को झेला होगा अपने स्कूल्स में। लेकिन अगर एक बच्चा कह रहा है मुर्दाई खेत में गया और टीचर भी सामने से कहता है ले बने हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो वो भी हंसेगा, मुस्कुराएगा और एक अलग ही डेवलपमेंट उसमें होगा, ठीक है। तो उसको रोकने की बजाय शिक्षक कहेगा बहुत अच्छा, तुम्हारी माँ खेत में गई है, बताओ खेत में कौन सा काम हो रहा होगा। अब आप छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाते हो तो आप हिंदी में ही बोलो, तो बच्चे का हौसला बढ़ेगा। तो एक शिक्षक के नाते जब आप पर्यावरण में परिवार पढ़ाएंगे और बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देंगे, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी भाषा से मानक भाषा और ईवीएस की अवधारणा जो है वहां तक कनेक्ट कर पाएगा, उसको सीख पाएगा। चौथा है जीवन कौशल सिखाना, यानी कि लाइफ स्किल। तब देखो परिवार क्या कर सकता है एक बच्चे को, तो क्या करेगा, बहुत से जीवन कौशल सिखाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से परिवार के बालक विद्यालय जा ही नहीं पाते, नहीं जाते कहीं स्किल ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनके बावजूद उनके पास ऐसे स्किल्स होते हैं। भाई मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, उन्होंने स्कूल में पांव तक नहीं रखा, मैं बचपन के दोस्तों की बात कर रहा हूं, और आज वो लिटरली करोड़पति हैं। तो भाई वो कैसे करोड़पति हैं, कहीं चोरी की, डाका डाला नहीं, उन्होंने स्किल सीखा। कहां से, अपनी फैमिली से। पिताजी बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करते हैं, उन्होंने सीखा, करते रहे, बड़े अच्छे हुए। और जैसे ही जियो आया, जब मार्केट में वाईफाई आया, उन्होंने उसका प्रयोग करके यूट्यूब से इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने सीखे, और इतना बड़ा एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर। सोचो तो बताओ कि वो जो कौशल स्किल है जीवन यापन करने की, वो बच्चा एक अपने परिवार से तो सीखता है, उसने अपने पिताजी के साथ ही तो सीखा था, थोड़ा बहुत मैंने भी सीखा था, खिला वाला ठोकना बचपन में उसके साथ, ठीक, खाना खाना, परोसना, छोटे छोटे काम, ठीक है। कोई भी वस्तु है, टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, उसको संभालना बच्चा सीखता है। सफाई रखना यानी कि क्लीननेस, पशु पक्षियों की देखभाल करना, केयरिंग फॉर एनिमल्स, फिर छोटे भाई बहन की मदद करना, हेल्पिंग सिबलिंग्स, समय पर उठना, स्कूल जाना, रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बच्चा अपने परिवार से सीखता है। क्योंकि हम यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये एक माना हुआ उदाहरण है। लेकिन जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, जो ग्रामीण अंचल में रहता है, वो अपने परिवार से वैसे ही काम सीखता है, और ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये जीवन कौशल सीखता है। अच्छा, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में बच्चा देखता है कि धान की रोपाई, देखो, कटाई, पशुओं को चारा देना, घर की साफ सफाई, बाड़ी में भाजी तोड़ना आदि कामों में परिवार के सदस्य सहयोग करते हैं। इससे वो कॉपरेशन यानी सहयोग और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता जाता है, ठीक है। चलो, अब परिवार का चौथा काम आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिकल सपोर्ट करना।
भाई परिवार में सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग करते हैं। कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई घर के काम संभालता है। अलग अलग भाई हैं, बहन है, या पिताजी, चाचा, ताऊ जो भी है, तो कोई खेती कर रहा होगा, कोई दुकानदारी कर रहा होगा, कोई सरकारी नौकरी में होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। सबका अलग अलग है और साथ में सब अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन आजकल का दौर ये आ गया है परिवार में कि क्षमता गई भाड़ में, ठीक है, मेरे पास है तो मेरा है, तुम मरो तुम जियो, ऐसी चीजें आ गई हैं। और ये सब की जिम्मेदार मैं और आप नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां भी लगी हुई हैं आज, अगर आप देश में देख पाओगे तो। क्योंकि जब तक आप अलग नहीं होगे, जब तक एक घर परिवार अलग नहीं होगा, इसके पीछे पूरा समाज, पूरा एक लॉबी काम करता है, ठीक है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं इस चीज का कि भाई परिवार को कैसे अलग किया जाए। जब परिवार टूटेगा, जरूरत की चीजें ज्यादा खरीदेंगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पैसा किसके जेब में जाएगा? बिजनेसमैन के। तो खैर ये अलग कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सहयोग, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई आर्थिक सहयोग सब अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं परिवार में। अब कोई खेती करता है, आप उससे आप कहोगे कि 10,000 रुपए दो, तो बेचारा कहां से देगा? कोई बिजनेसमैन है, उससे कहूंगा कि चलो खेत कोड़ दो, तो 2 खट्टा 2 मंडा 1 एकड़ कुदाली उठाओ, वो कहां से कोड़ पाएगा? सब अपनी क्षमता के अनुसार। वो पैसे वाला है, पैसा कमाता है, वो पैसे से सहयोग करेगा कि हाँ भाई ये बीज खाद इससे ले आओ, भाई जो खेत में काम कर रहा है वो खेती में काम करेगा और उससे अन्न उपजाएगा अपने परिवार के लिए। इस तरीके से चलता है कि भाई कम अगर योग्यता है लेकिन कम क्षमता है, तो वो उस हिसाब से सहयोग करेगा। जिसके पास है उसके पास अधिक। परिवार इसी बैलेंस से चलता है, ठीक है। तो इसी को आर्थिक सहयोग का नाम दिया गया। अब जो आपको उसको समझाना, उस बच्चे को समझाना भी जरूरी है कि घर का अनपेड वर्क, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, वो भी बहुत जरूरी है, जो कि गृहिणियां करती हैं आप लोगों के लिए। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, पानी लाना, सफाई करना, ये सभी काम परिवार को चलाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही लिखा था प्रेस, कौआ और भा, याद आ रहा है? प्रेस कौए के जैसा भा भा का करते रहती है, इसको याद रखना परिवार के कार्य से। तो पहला था भाई देखो, प्रेम और सुरक्षा, लव एंड सिक्योरिटी। दूसरा सा से समाजीकरण, प्रेस से प्रेम और सुरक्षा, समाजीकरण हो गया। अच्छा, भा से भाषा और संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर। फिर उसके बाद कौ से कौशल, यानी कि जीवन जीने के कौशल और आदतें। और आ से आर्थिक सहयोग। तो ये 5 हमारे परिवार के कार्य हैं जो एक बच्चे को दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं परिवार के द्वारा। क्लियर हो गया? तो फैमिली बनती है प्रेम, समाजीकरण, भाषा कौशल और आर्थिक सहयोग से। चलिए आ जाइए आगे। अब आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपसी संबंध। अब आपसी संबंध क्या है, ठीक, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, जुलाई अगस्त, मेरे देखो, मेरे आपके नजर में सिलेबस खत्म करने का मतलब है कि आपको जो सरकार की तरफ से एक सिलेबस मिलेगा वो। और मैं सितंबर इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपकी परीक्षा है अक्टूबर, और सितंबर में तो आपको पूरा मेगा टेस्ट होगा। लेकिन सरकार जो है ना, बड़ी ढीठ है आपकी। मैं एक शिक्षक और आप एक स्टूडेंट, या आप ही एक शिक्षक, ठीक है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। वो नोटिफिकेशन ही देर से देगी, तो हमें कुछ जरूरी चीजें हैं, ठीक है, उस समय करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सितंबर कहा, और उसके बहुत पहले खत्म हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन वो क्या 19-20 कर देंगे, तो वो भी तो सिलेबस का हिस्सा रहेगा। हम पढ़ रहे हैं एक अनुमान के आधार पर, लेकिन वो अगर वो 19-20 कुछ कर देंगे तो वो चीज तो जुड़ जाएगी ना। तो इसलिए सितंबर, कि फिर बच्चे ये ना कहे कि सर आपने सितंबर कहा। और ये चीज को ध्यान में रखते हुए अब आपसी संबंध क्या है? सीधा अर्थ है परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान, सहयोग, जिम्मेदारी, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपसी संबंध का नाम देते हैं परिवार के सदस्यों के बीच। अच्छा, परिवार के संबंध केवल नाम से नहीं, जैसे माँ, पिता, भाई, दादी, संबंध किससे मजबूत होते हैं? व्यवहार से, कि आप अपने भाइयों के साथ या भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हो, दादा दादी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हो, या वो लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, उससे आपसी संबंध बनता है। ठीक है, अब आप आपसी संबंध जो होंगे उनकी विशेषताएं क्या होंगी? सबसे पहला काम है एक दूसरे की बात सुनना। लेकिन बहुत लोग इतने इतने ढीठ होते हैं कि वो कभी दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, वो अपनी कहानी के हीरो होते हैं, वो अपनी कहानी में ही सही होते हैं और बोलते जाते हैं। इससे आपसी संबंध हमेशा खराब होते हैं।
आप लोग कह रहे होगे ना कि सर परिवार पढ़ा रहे हो, आप पूरा भड़ास निकाल रहे हो। बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल वही से तो क्रिएट होगा। अब ठीक है, मेरे अंदर जो भी है वो अलग चीज है, ठीक है, जो झेलता वो जानता है। लेकिन इससे अगर आपको अच्छे एग्जाम्पल मिल सके, आपको चीजें याद हो सके कुछ अलग तरीके से, और क्या चाहिए, ठीक है, सहयोग करना, हेल्पिंग, साथ में सम्मान देना, रिस्पेक्ट, जो भी बड़ा है उसको रिस्पेक्ट दिया जाए, जो छोटा है उसको प्यार किया जाए, लव और अफेक्शन दिया जाए, मिल बांट कर काम करना, अरे ओह, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपसी संबंध तभी मजबूत होंगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे, समस्या में साथ देना, ठीक है, इसमें तो मैं हमेशा आगे रहा हूं, परिवार तो छोड़ो, आपसी संबंध मेरे बाहर में भी बड़े मजबूत हैं। भावनाएं समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, समझते समझते इतने इमोशनल फूल हो गए कि मेरे बच्चे लिखते हैं, सर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स जो है ना इमोशनल लेस हैं। मैंने कहा था अरे क्या बात बकवास कर दिए तुम, कैसे हो सकता है कोई एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, इंतजार में है नौकरी के, वो बदलना चाहता है अपने माँ बाप के हालात, अपने हालात, समय बदलना चाहता है, और वो इमोशनल लेस हो, संभव ही नहीं, भावनाहीन है, उसको क्या जरूरत फिर प्रयास करने की, कुछ बदलने की। जिसके अंदर भावनाएं हैं वही ये बदलना चाहता है, ठीक है। छोटे बड़ों का ध्यान रखना, केयरिंग अक्रॉस एज ग्रुप्स। तो ये था आपसी संबंध आपका। अब उसके बाद परिवार में संबंध अगर हैं तो किस तरीके के हैं, कौन कौन से प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है रक्त संबंध। अच्छा, इसके अलावा जब हम लेक्चर 3 से चालू करेंगे, शुरू से परिवार, ठीक है, तो वहां इससे ज्यादा डाटा मिलेगा आपको अलग तरीके का। 2 लेक्चर इंट्रोडक्टरी है ईवीएस का, कि आप पहले चीजों को समझ पाओ, ठीक है, भरोसा रखिए आप लोग। 11 लेक्चर के बाद आप 12वें लेक्चर में बोलना कि सर परिवार चैप्टर के साथ आप जस्टिफाई नहीं किए हो, लेकिन 11 लेक्चर तक आप लोग नहीं बोलोगे, मेरी बात मानोगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन, अब ऐसे संबंध जन्म से बनते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, तो मामा मामी, सॉरी मामा बस, है ना, तो ये हमारे ब्लड रिलेशंस कहलाते हैं। विवाह संबंध, यानी कि शादी के बाद बनने वाले, ठीक है, जो संबंध विवाह के माध्यम से बनते हैं, पति पत्नी, सास ससुर, बहू दामाद इत्यादि, ये विवाह संबंध, विवाहित संबंध कहलाते हैं। देखभाल आधारित संबंध, यानी केयर बेस्ड रिलेशंस, कौन कौन आ जाएगा भाई, कभी कभी बच्चा जो है अपने जैविक माता पिता के साथ नहीं रहता, भाई बहुत सारे लोग गरीब हैं तो अपने, या फिर बहुत लोग सक्षम नहीं होते, या बच्चे का भला सोच के। अब आप कहोगे कि सर आप इसमें भी कुछ एग्जाम्पल बता दो, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि प्री नर्सरी में भी नहीं गया था, तो मैं अपनी बुआ फूफा के पास रहता था पटियाला पंजाब में। तो फूफा जी आर्मी में थे और एयरफोर्स का ग्रेड का स्कूल था, इसलिए मेरे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं या पढ़ने लिखने की जो चाह है बचपन से अच्छी इसलिए हुई, उसके पीछे उन लोगों का सहयोग रहा है। तो मेरे माता पिता मेरे जैविक माता पिता हुए, लेकिन फूफा फूफा लेके गए, पिताजी के फूफा फूफा थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो वहां मैं रह के 2 से 3 साल पढ़ा, बड़ी अच्छी शिक्षा, बड़ी अच्छी तालीम मिली, और इसके लिए मैं आज भी अपने जीवन में उन लोगों को धन्यवाद करता हूं। तो माता पिता मेरे यहाँ रह गए तो जैविक माता पिता हो गए, वो लोग मेरे देखभाल करने वाले हो गए। तो ये जो रिश्ता बना यहाँ पर, ये बना देखभाल आधारित संबंध, ठीक है। लेकिन दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची या अन्य अभिभावक अगर उसकी देखभाल करते हैं, यहाँ पर फूआ फूफा नहीं लिखा है, लेकिन मैं जरूर लिखना चाहूंगा मेरी बुआ, फूआ फूआ और फूफा, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारा देखभाल आधारित संबंध है। अच्छा, सीजीटेट या सीटेट, इसमें परीक्षा पूछा जा सकता है कि परिवार पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टाइप का, इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप परिवार पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो आपको किस तरीके का दृष्टिकोण रखना है अपना। सही उत्तर क्या होगा, तो समावेशी और संवेदनशील, इंक्लूसिव और सेंसिटिव जो है अप्रोच, समावेशी और संवेदनशील, याद रहेगा किस तरीके का दृष्टिकोण रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है, वहां से वन लाइनर इसमें ऐड किया गया है। अभी और एग्जाम पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, बहुत सारे ट्रिक यूज किए हुए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले आप पूरा ओवरव्यू ले लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब परिवार में सहयोग, परिवार हमेशा सहयोग से चलता है। यदि घर में सभी काम केवल एक व्यक्ति पर छोड़ दिया जाए तो असंतुलन पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, आप बच्चे से पूछे घर में पानी कौन भरता है, तो अगर उसका उत्तर हुआ माँ, खाना कौन बनाता है, दाई, बर्तन कौन होता है, मुर्दाई, पशुओं को चारा कौन डालता है, मुर्दाई, स्कूल की तैयारी में मदद कौन करता है, मुर्दाई, क्या लड़के और लड़कियां दोनों घर के काम करते हैं, नहीं, बस मुर्दाई काम करते हैं। अब ऐसे में संतुलन कैसे बनेगा, असंतुलन होगा ना। अब बेहतर तो ये होगा कि स्कूल की तैयारी में तो मोर दीदी मदद करते, बड़ी बहनी,
ठीक है। क्या लड़के लड़की दोनों घर में काम करते हैं? तो हाउ। पशुओं को चारा कौन देता है? तो मोर दादा या मोर भाई। ठीक है। बर्तन कौन धोता है? मोर बहिनी। ठीक। खाना कौन बनाता है? तो दाई। घर में पानी कौन भरता है? बहिनी या दाई। तो यहां पर अब ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सब प्रश्नों का उत्तर अगर दाई निकल रहा है, मां निकल रहा है, तो ये असंतुलन की स्थिति है। तो परिवार में सहयोग कभी भी संतुलित होना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक। तो इस बच्चे से बच्चा घर के काम में जेंडर बेस्ड नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड, जेंडर बेस्ड नहीं होके रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड। जरूरी नहीं है कि खाना घर की औरतें ही बनाए, पुरुष भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूं कभी कभी, फिलहाल तो अभी खुद ही बना के खाना पड़ता है, कोई है नहीं आगे पीछे। ठीक है। अरे आप लोग को मजाक लग रहा होगा, मैं सच बोल रहा हूं। लिटरली क्लास सुबह 7 बजे आने के बाद अभी आप टाइम देख लो कितना हो गया, 6:37 हो गया। आपकी कक्षाएं भले लूं ना लूं, लेकिन रहना पड़ता है क्लास में ही। बस पूरे दिन में स्टाफ मेरे जो है 2-3 जो भी है, वो उनसे जो भी लिया, क्योंकि बाहर का जल्दी आदमी खा नहीं पाता, ऐसी शारीरिक स्वास्थ्य आप देख रहे हो मेरा। ठीक है। तो बाहर का खाना ठीक है नहीं, तो सुबह जो बन गया बन गया, बना के ले आए। रात्रि को जाओ स्वयं बनाओ, ना कोई आगे ना पीछे। हाँ, अर्धांगिनी जी है, उनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब है, तो वो गांव गई हैं। पहले माँ थी, तो माँ के रहते हो तो सोचना ही नहीं था। माँ है बट साथ नहीं है अब। ठीक है, चलिए। दादा दादी, नाना नानी परिवार में अनुभव, कहानी, लोक ज्ञान और भावनात्मक सहयोग देते हैं। दादा दादी की कहानियां, आपने अपनी दादी की कहानी सुनी होगी। हमने अपनी दादी या परदादी, अब कह लीजिए, जो पिताजी की दादी थी, उनसे, मेरी दादी तो कहानी नहीं सुनाती थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड महिला थी, केवल हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, उनके अलावा उनको दूसरा कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन हाँ, जो उनकी सासू माँ थी यानी मेरी परदादी, तो वो हमें एक से एक बिल्ली की कहानी, तो चुड़ैल की कहानी सुनाया करती थी। ठीक है। नानी भी, मेरी नानी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, तो वो कहानी सुनाती थी। ठीक है। तो इनसे हमें कहानियां, लोक ज्ञान। अच्छा हाँ, वो कहानियां कैसी होती थी? तो वहां का जो परिवेश है, वहां का जो जो आपका संस्कृति है, उन कहानियों से आप वो सीखते थे। ठीक है। माता की किसी या किसी देवता की कहानी, उससे आप भावनात्मक सहयोग इत्यादि सीख पाते थे। अच्छा, दादी बच्चे को बताती है या बता सकती है पहले गांव में पानी कुएं से कैसे लाया जाता था, धान की पुरानी किस्में कौन कौन सी है, पोला त्योहार क्यों मनाते हैं हम लोग, पुराने समय में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, घर में पहले कौन कौन साथ रहता था, कौन कौन नहीं रहता था, क्योंकि बच्चा तो देख ही नहीं पाया अपने जीवन में, और पहले तो बहुत बड़ा परिवार होगा, कौन कौन रहता। इससे बच्चा फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास, समय बोध और कल्चर, संस्कृति को समझ पाता है। तो परिवार में बुजुर्गों की भूमिका से बच्चा पारिवारिक इतिहास, ठीक है, समय बोध और संस्कृति, इन सबको सीखता। ठीक है। अब आते हैं परिवार और त्योहार में। त्योहार को समझिएगा, ये भी हमारे परिवार का सबसे अहम हिस्सा है, और खास करके अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, और खास करके पर्यावरण अध्ययन की बात की जाए, और इससे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने मिलते हैं। तो त्योहार जो है परिवार को जोड़ने का अवसर होते हैं। बहुत बार एक भाई दूसरे भाई में बात नहीं होती है। आप देखना, दिवाली का जब भी ऐड, दिवाली आने का समय होता है तो ऐड आता है, इस दिवाली, तो एक भाई है, दूसरा भाई है, उसका बच्चा रहता है, तो वो उनके यहाँ जाता है। होली में ऐसे भावनात्मक प्रचार, अभिव्यक्ति आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे जाहिर करता है कि त्योहार आपसी मिलन, यानी कि परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, और ये सच्चाई है। शायद कभी मेरे जीवन में भी ये अवसर आए कि मेरा भी परिवार जुड़ जाए। त्योहारों पर दूर रहने वाले रिश्तेदार भी मिलते हैं, बच्चे परिवार के अंदर रिश्तों की गर्माहट को अनुभव करते हैं। सब लोग को पता है, मजा आ जाता है भाई, मामा बुआ फूफा सब लोग आ जाते हैं किसी किसी फेस्टिवल में, तो क्या ही आनंद आ जाता है। मतलब लगता है कि जीवन यही है। हरेली, कृषि, प्रकृति और परिवार का संबंध, साथ में पोला, पशु, खेती और परिवार का संबंध, साथ में तीजा, रिश्तेदारी, मायका ससुराल और स्त्री जीवन से जुड़े अनुभव, साथ में मड़ई मेला, परिवार, समुदाय और स्थानीय संस्कृति का मेल। तो ये त्योहार ही तो हैं। और लेकिन देखो इनके पीछे छिपा क्या है। तो किस तरीके से ये परिवार से जुड़े हुए हैं हमारे सारे त्योहार, और परिवार जुड़ा हुआ है आपके
उस बच्चे के पर्यावरण से। ठीक है, अब एक टीचर के नाते आपका इन त्योहारों पर धार्मिक उपदेश की तरह नहीं, ठीक है, बल्कि परिवार संबंध, संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव के उदाहरण के रूप में लेना है और बच्चे को भी समझाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए ट्रिक कि भाई साझा सम्मान। अब इसको कि अच्छे आपसी संबंध के लिए क्या क्या जरूरी है, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया है मैंने, आप लिख सकते हैं, या सास सह साझा सम्मान भी लिख के याद कर लेना, क्योंकि सास से बन गई तो सबसे बन गई। ठीक है, तो सुस यानी कि सुनना, लिसनिंग, सम यानी संवाद, कम्युनिकेशन, सह मतलब सहयोग, साझा मतलब शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सम्मान यानी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। इससे हमारे अच्छे आपसी संबंध बनते हैं। तो ये उसका ट्रिक हो गया। ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। फिर उसके बाद अब आते हैं एक परिवार के प्रकार में एकल और संयुक्त परिवार को देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय, पितृवंशीय और भी बहुत प्रकार होंगे लेक्चर 3 में। ठीक है, कुछ भी आप लोगों से नहीं छुड़वाया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, भरोसा रखिएगा। अब एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली जो आजकल बहुत ज्यादा है शहरों में शहरीकरण के कारण, वह परिवार में जिसमें सामान्यतः माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। अब हम यहां तक अगर पहुंच गए हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब माता पिता बस रहेंगे, बच्चे कहीं और रहेंगे, उनके बच्चे कहीं और, उनके और बच्चे कहीं और, उनके और माता पिता कहीं और, यानी कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से हमारे देश पर एक समय हावी हो ही जाएगा, क्योंकि अब आज हम इस तरीके के आ गए हैं दौर में। ठीक है, खैर कई बार सिंगल पेरेंट विथ चिल्ड्रन भी हो सकता है, यानी कि केवल माता और उसके बच्चे। माता पिता और उनको बच्चे से बना छोटा परिवार ही क्या कहलाता है? एकल परिवार, क्योंकि बच्चा नहीं रहेगा तो परिवार कहलाएगा कैसे? माता पिता और केवल उनके बच्चे, ना आगे की पीढ़ी ना उसके नीचे की पीढ़ी, ये कहलाता न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि जैसे उसके नीचे की पीढ़ी आएगी फिर वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे कहीं। ठीक, जैसे न्यूक्लियर होता है। एकल परिवार की विशेषताएं सबको पता है, फ्यूअर मेंबर्स, सदस्य कम होंगे, निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। भाई मुझे कोई निर्णय, भाई बहन है और माता पिता है, पिताजी से पूछ ले, माता से पूछ ले, बात खत्म। अगर संयुक्त परिवार है उसमें निर्णय आप जल्दी नहीं ले सकते, दादा की राय लेनी पड़ेगी, दादी, पहले तो माता पिता से कहना होगा, उनको समझाना होगा, कन्विंस करना होगा, फिर दादा दादी को, अगर दादा के भाई भी हैं तो उनको भी, चाचा ताऊ को भी, बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पर निर्णय जल्दी लिया जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होता है। प्राइवेसी अधिक हो सकती है, भाई सब अपने अपने में लगे हुए, 4 लोग हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं। बच्चे माता पिता के अधिक निकट हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। आर्थिक जिम्मेदारी सीमित सदस्यों पर रहती है, बिल्कुल सही। बुजुर्गों का प्रत्यक्ष सहयोग कम हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है हमारे एल्डर्स का वो कम रहता है। माता पिता व्यस्त हो तो बच्चे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है और बच्चा, एक सोच के देखो, 4वीं 5वीं में पढ़ने वाला है और माँ भी गवर्नमेंट जॉब में है, पापा भी हैं, और उनके गवर्नमेंट जॉब का या जॉब जो भी हो, प्राइवेट जॉब हो, उनका नेचर ऐसा है, आपको शहरों में देखने मिलेगा कि दोनों दिन भर घर से बाहर रहते हैं, स्कूल छोड़ा और स्कूल से पिकअप कर लिया, फिर उसके बाद आए तो अपने ऑफिस के ही काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे में बच्चा क्या होने लगता है? महसूस करने लगता है अकेलापन, लोनलीनेस। ठीक है, चलिए अब देखो, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई या अन्य शहरों में नौकरी के कारण कई परिवार गांव से अलग होकर एकल परिवार में रहते हैं। आप में से भी कितने लोग रह ही रहे होंगे। ठीक है, माता पिता नौकरी करते हैं, बच्चा स्कूल और ट्यूशन जाता है, और दादा दादी गांव में रहते हैं। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, तो उनके दादा दादी अभी गांव में होंगे। और आप में से कितने लोग अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बच्चों को लेकर इन शहरों में स्ट्रगल कर रहे होगे, रह रहे होगे, बिलासपुर या रायपुर जैसे जगहों से कोचिंग कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे कुछ बदलने के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। तो ये एकल परिवार है, उसकी विशेषता है, इसके लाभ और हानि दोनों है। दोनों को देखते हैं कि भाई एकल परिवार का लाभ, छोटा परिवार होने के कारण ठीक है, खर्च और जरूरतें आसानी से व्यवस्थित हो जाती हैं। माता पिता बच्चों पर सीधे ध्यान दे सकते हैं, निर्णय जल्दी लिया जाएगा, शहरी जीवन, नौकरी, स्थानांतरण में सुविधा हो जाती है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक हो जाती है, रोकने टोकने वाला नहीं रहता बहू को, खास करके इसलिए बहुएं ऐसा कृत्य करती है या करवाती है अपने पति से। आप लोग ऑफेंड मत होना भाई, ठीक है, मेरे पे भी इल्जाम लगता है, खैर ऐसा नहीं है। एकला चलो रे। एकल परिवार की चुनौतियां क्या क्या है? बच्चे को दादा दादी का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से कम मिल सकता है। माता पिता व्यस्त हो तो बच्चा, उसका देखभाल ठीक से नहीं होगा, कठिनाई आएगी उसमें।
साथ ही साथ संकट में सहयोग करने वाले सदस्य कम हो जाते हैं। काम करने के लिए एक आदमी नहीं मिलता, हेल्प तो बड़ी दूर की बात है भाई। ठीक, त्योहार और पारिवारिक आयोजनों में सामूहिकता कम अनुभव होती है। बच्चे में शेयरिंग और एडजस्टमेंट के अवसर कम हो जाते हैं यदि सामाजिक इंटरेक्शन सीमित हो। वो धीरे धीरे ये क्वालिटी उसके अंदर कम हो जाती है। संयुक्त परिवार है तो अगर आप बच्चे के लिए मान लो बिस्किट लाए हो तो आप जरूर उसको सिखाओगे कि अपने भाई के भी बच्चों को दे के आओ, चचेरे भाई बहन है उनको भी दे के आओ, तो इससे वो शेयरिंग सीखता है। बट अकेला परिवार है, आप जब भी कुछ लाए तो आपने कभी उसको, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको कहो आप कि भाई शेयर कर लो, कोई है नहीं तो बच्चा किससे शेयर करेगा, तो उसने सीखा ही नहीं। तो ये चीज इसकी चुनौतियां हैं एकल परिवार की। अब आते हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में। ठीक है, ध्यान देना, संयुक्त परिवार क्या है? दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य। मैंने पहले ही कहा था जब एक साथ रहे दादा दादी माता पिता चाचा चाची और बच्चे इत्यादि, तब इसे हम संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली का नाम देते हैं। अब जिस परिवार में कई पीढ़ियां रिश्तेदारों के सदस्य साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। रिश्तेदारों के सदस्य मतलब आपके माता पिता तो हैं, चाचा चाची आपके रिश्तेदार हो गए, तो वो भी उस फैमिली में है। ठीक है, तो और उनके बच्चे भी हैं, कजन आपके, और फिर दादा दादी भी हैं। ये कहलाता है ज्वाइंट फैमिली का सही डेफिनेशन। ठीक है, संयुक्त परिवार की विशेषता, सदस्य अधिक, कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, काम का बंटवारा होता है, साथ ही साथ बच्चों को बुजुर्गों से बहुत सीखने का अवसर मिलता है। ये बात एकदम सच है, एकदम सही बात है। संकट में सहयोग अधिक मिलता है, कुछ भी आफत विपत आ जाए तो तुरंत परिवार है, बड़ा परिवार है तो उसे निपट लेता है। निर्णय में कई लोगों की राय शामिल हो सकती है, तो आपको एक अनुभवजन्य निर्णय मिलेगा जिसमें असफलता की बहुत कम चांसेस होंगे। प्राइवेसी लेकिन कम हो जाएगी। ठीक है, और विचारों में अंतर के कारण विवाद यानी डिस्प्यूट भी हो सकता है। भाई आप किसी बात पर निर्णय लेने जा रहे हो तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सब एक मत हो, तो ये हो सकता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, ग्रामीणों में क्षेत्रों में खेती पशुपालन से जुड़े परिवारों में संयुक्त परिवार अधिक दिख सकते हैं। धान की रोपाई कटाई मिंजाई परिवार तिवा घर निर्माण आदि कामों में परिवार के कई सदस्य मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब एक मेरे सामने ये घर बन रहा है, तो उसमें दो हस्बैंड और वाइफ, मतलब घर कंप्लीट हो रहा था, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो लोग रहते थे और कहाँ से थे, उड़ीसा से थे वो लोग। तो थोड़ा बहुत कल्चर हमारा उड़ीसा से मिलता है, हमारे छत्तीसगढ़ का। तो वो लोग वही रहते थे और पति थे मिस्त्री और जो औरत थी वो रह जाकर काम करती थी। और दिन में उनके कुछ रिलेटिव यहाँ थे, अपने मतलब ब्लड रिलेशन वाले ही। तो दिन में उन लोग आ जाते थे और फिर उन लोग चले जाते थे, बालोद के आसपास से आते थे। ठीक है, वो जो सुबह की लोकल आती है जिससे आते थे। तो देखो कि मतलब उनका जो पेशा है उस चीज से जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए, और वो लोग चूंकि उड़ीसा शिफ्ट हुए हैं तो वहां से काम यहाँ मिला होगा, तो वो लोग आके उस घर में रहते थे, काम करते थे। हस्बैंड मिस्त्री थे और वाइफ जो है रजा काम, और बाकी जो बाकी भाई भी मिस्त्री थे और उनकी वाइफ जो है रजा काम करती थी, मतलब जो भी सामान रखना और उसमें सहयोग करने का काम। तो मैं ये देखता था। ठीक है, तो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो सब सदस्य मिलकर काम कर सकते हैं। संयुक्त परिवार के लाभ, बच्चों को दादा दादी से कहानियां, ठीक है, लोक ज्ञान और संस्कार मिलेगा। छोटे बच्चों की देखभाल में मदद मिलेगी। घर और खेत के कामों का बंटवारा हो जाता है। संकट में परिवार मजबूत सिस्टम बनाता है। बच्चे शेयरिंग एडजस्टमेंट कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट सीखते हैं। त्यौहार और संस्कार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। चुनौतियां तो आपको पता है, प्राइवेसी कम मिलेगी, निर्णय लेने में दिक्कत होगा, मतभेद पैदा होगा विचारों में, काम का असमान बंटवारा होगा तो तनाव बढ़ जाएगा कि अरे वो ये काम कर रहा है मैं ये काम क्यों करूं, और बच्चों पर तुलना या प्रेशर अधिक हो सकता है। इस बात का भी ध्यान है कि अगर मान लो घर में रह रहे हैं, चाचा ताऊ का बच्चा है, उसने निकाल लिया शिक्षक भर्ती वर्ग 3, अब आपके पापा दादा आपको लगेंगे लठियाने, भाई वो कैसे निकाल लिया, इसी घर में तू रह रहा है, वही खा रहा है, वही चावल वही आटा वही दाल वही सब्जी, उसका कैसे निकल गया तुम्हारा कैसे नहीं निकला, होता है ना जी। तो भाई ये संयुक्त परिवार की चुनौती है। ठीक है, अब इसके लिए एकल और संयुक्त परिवार का अंतर समझने के लिए, एकल कम सदस्य, संयुक्त में कई पीढ़ियां। आधार, एकल परिवार का सदस्य कम रहेंगे एकल परिवार में, संयुक्त में अधिक रहेंगे। पीढ़ियां सामान्यतः 1-2, इसमें कई पीढ़ियां रहेंगी। निर्णय जल्दी लिया जाएगा, इसमें सामूहिक कलेक्टिव निर्णय इसलिए देर से लिया जाएगा। सहयोग सीमित रहेगा, इसमें सहयोग बहुत अधिक रहेगा। ठीक है, कहीं मार हो जाए भर खानदान लाठी लेके आ जाएगा मैदान में। ठीक है, प्राइवेसी और इसमें कम रहेगी। सीख माता पिता यानी कि पेरेंट सेंटर्ड रहेगी, और यहाँ पर एल्डर्स इंक्लूडेड यानी कि बुजुर्गों से आप ज्यादा सीखने
पाते हो संयुक्त परिवार में। ठीक, अब परिवार स्थिर नहीं बदलता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जितना भी शामिल किया गया है एक एक पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या परिवार स्थिर रहता है, क्या उसमें बदलाव होता है? तो इस बात को समझना, परिवार समय के साथ बदलते हैं। पहले कई परिवार संयुक्त होते थे, लेकिन नौकरी, शिक्षा, शहरों की ओर माइग्रेशन, स्थानांतरण, आर्थिक कारणों और व्यक्तिगत जरूरतों के कारण एकल परिवार की संख्या अब बढ़ रही है। ठीक है, अब उसके सिलेबस के अनुसार परिवार, रिश्तेदारों के साथ रहने या अलग रहने और परिवार की कई पीढ़ियों के बारे में सोचने को कहा गया है। इसमें बच्चा समझता है कि परिवार एक स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था है। इससे बच्चा क्या समझता है कि परिवार स्थिर नहीं है, एक बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था है। बच्चा क्या सीखता है? परिवार एक बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था है, याद रखिएगा। ठीक, बच्चों से प्रश्न करें, क्या आपके कोई रिश्तेदार दूसरे शहर या गांव में रहते हैं? वे वहां क्यों रहते हैं? क्या करते हैं भाई वो? क्या त्योहार पर घर आते हैं? दादा दादी किसके साथ रहते हैं? अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो क्या पहले आपका परिवार बड़ा था या अब बड़ा है या अब छोटा है? पहले बड़ा था क्या? ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा, ठीक है, प्रवास यानी माइग्रेशन, बदलती पारिवारिक संरचना और रिश्तेदारों को बनाए रखना समझ पाएगा आपके इस अध्ययन से, अध्यापन से, कि भाई किस तरीके से माइग्रेशन होता है। मेरे चाचा जा गए कमाने, कमा के भेज रहे हैं, तो पापा और जो दादा हैं वो खेती कर रहे हैं। फैमिली स्ट्रक्चर यानी कि बदलती पारिवारिक संरचना को समझेगा बच्चा। फिर रिलेशनशिप मेंटेनेंस यानी रिश्तों को बनाए रखना समझेगा। ठीक, चलिए, अब अगर हम परिवार को पढ़ा रहे हैं एक बच्चे को, तो शिक्षक को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको देख लो। ठीक है, तो भाई किसी भी एक फैमिली मॉडल को कभी भी बेस्ट ना बताएं कि भाई हम दो हमारे दो, या दो बच्चे हैं मीठी खीर तिसरका हो गया, ये इस तरीके का एग्जाम्पल का प्रयोग ना करें पंचायत वेब सीरीज के जैसे। ठीक है, तो किसी बच्चे का एकल परिवार हो सकता है, किसी का संयुक्त, किसी का सिंगल पेरेंट, तो किसी का गार्जियन बेस्ड। अब अलग अलग परिवार हो सकते हैं, तो शिक्षक को सभी परिवारों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। वैसे तो आदर्श उदाहरण हम दो हमारे दो सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लेकिन सरकार ने ये कहा, ये नहीं कहीं नहीं कहा कि संयुक्त परिवार खराब है। बस आप दो तक सीमित हो जाइए, चाचा चाची के भी दो बच्चे रहे, माता पिता के भी दो रहे, बुआ फूफा के भी दो ही बच्चे रहे। ठीक है, बच्चों से निजी या संवेदनशील जानकारी जबरदस्ती ना पूछे, यानी कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं रहते, मम्मी पापा अलग क्यों है। तो ऐसे प्रश्न बच्चों को असहज करते हैं, और टीचर्स अमूमन इसी में क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, खास करके ट्यूशन टीचर्स या और भी टीचर्स जो होते हैं, बच्चे से खोद खोद के पूछते हैं इस चीज को। तो ये गलत है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स ना बढ़ाएं कि माँ खाना बनाती है कि पिता कमाते हैं, जैसे फिक्स स्टेटमेंट ना दे, इसके बजाय पूछे घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है, ये उनको तय करने दे, ये उनका उत्तर होना चाहिए। माँ खाना बनाती है? नहीं, माँ तो काम करने। क्यों माँ खाना क्यों नहीं बनाती? सबकी माँ तो खाना बनाती है। इस तरीके के सवाल आप बच्चे से ना करें। परिवार को वैल्यूज से जोड़े, परिवार पढ़ाते समय प्रेम, सहयोग, सम्मान, बुजुर्गों की देखभाल, छोटे बच्चों की मदद, समानता, जिम्मेदारी इत्यादि को विकसित करना सिखाएं, उस बच्चे में डेवलप करें। और गतिविधि आधारित शिक्षण करें, यानी कि यहां पर देखिए फैमिली ट्री, रोल प्ले, फेस्टिवल शेयरिंग, फैमिली वर्क, चार्ट, अच्छा ओल्ड न्यू कंपैरिजन, इंटरव्यू, पिक्चर रीडिंग, इन तरीकों का उपयोग करके गतिविधि आधारित शिक्षण कर सकते हैं आप। अब उसके बाद आ गया परिवार पर बेस्ट क्लासरूम एक्टिविटीज क्या हो सकती है। तो भाई फैमिली ट्री, फिर मेरे परिवार से मैंने क्या सीखा कि भाई बच्चे अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं, माता पिता से बोलना, भाई बहन से और क्या क्या सीखते हैं। घर के कामों की तालिका, यानी पानी भरना, खाना बनाना, सफाई करना, छोटे भाई बहन की मदद कौन करता है, कैसे करता है। एकल और संयुक्त परिवार, यानी कि उसमें क्या क्या रोल प्ले कौन कौन करता है। एक समूह न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा ज्वाइंट फैमिली का, जिसका रोल प्ले करवाए, फिर तुलना करवाएं बच्चों से। ठीक है, तो इससे उसमें स्किल, कंपैरिजन, एम्पैथी और डिस्कशन इत्यादि करवा के आप उसका परिवार के प्रति या उसके संस्कृति के प्रति, ठीक है, लगाव बढ़ा सकते हैं। दादा दादी बुजुर्गों से बातचीत, कि बच्चे पूछें पहले परिवार कैसे रहते थे, त्योहार कैसे मनते थे, घर के काम कैसे बांटे जाते थे। अब उसके बाद परिवार की परिभाषा, प्रेम, सुरक्षा और सहयोग। उसके बाद रिश्ते याद रखने की थी, नारी का रिश्ता कौन निभाता है हमेशा? नारी। तो रिश्ता किसका हुआ? नारी का। नारी का रिश्ता याद रखने की टिप, नाम से, ठीक है, रिश्ता और काम से, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर वर्सेस, छोटा है सीधा है, बड़ा है तो बांटना है। क्लियर, जिम्मेदारी बटेगी, हर एक चीज बटेगा बड़े परिवार में, ठीक, और छोटा है तो सीधे स्ट्रेट।
फैमिली ट्री एक बना के भाई ऊपर बुजुर्गों को रख दो, नीचे माता पिता चाचा चाची को रख दो और फिर नीचे उनके बच्चों को रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो आप परिवार के बारे में बना बना के फैमिली ट्री के साथ। परिवार बढ़ाने का तो बच्चे से शुरू करें और समाज तक पहुंच जाए कि भाई मेरा घर, फिर उस बच्चे के यानी कि मेरे रिश्ते, घर के काम, परिवार के प्रकार, फिर बदलते परिवार, फिर सम्मान और सहयोग, सम्मान और सम्मान। अब यहां पर कुछ एग्जाम बूस्टर्स हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं और डायरेक्ट ये याद रखिएगा पूरा एग्जाम का वो क्वेश्चन है, उसको एग्जाम बूस्टर में वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है आप लोगों के लिए। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक समूह होता है। परिवार क्या होता है? उस बच्चे का पहला सामाजिक समूह होता है। इसको मैंने चार्ट में भी प्रिपेयर कर लिया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, ठीक है, तो उसमें भी मैं तुरंत अभी भेज दूंगा। परिवार सामाजिकरण की पहली संस्था है, याद रखेंगे। सोशलाइजेशन का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा फैमिली, जहां से बच्चा सामाजिकरण सीखता है। बच्चा भाषा, आदत, मूल्य, वैल्यू और व्यवहार, बिहेवियर अपनी फैमिली यानी परिवार से सीखता है। ईवीएस में परिवार को बच्चे के लाइव्ड एक्सपीरियंस से जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, परिवार पढ़ाते समय सभी प्रकार के परिवारों का सम्मान जरूरी है, चाहे वो एकल हो संयुक्त हो। एकल परिवार में सामान्यतः माता पिता और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम बूस्टर से इंक्लूड किया मैंने। परिवार की अवधारणा केवल रक्त संबंध तक सीमित नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। केयर बेस्ड फैमिली रिलेशन को भी सम्मान देना चाहिए। फैमिली ट्री रिश्तों की समझ विकसित करने के प्रभावी गतिविधियां हैं। ठीक है, एक्टिविटी है। फैमिली ट्री बना के बच्चे को आप पढ़ाएं। परिवार पढ़ाते समय प्राइवेट इंफॉर्मेशन यानी माता पिता का अगर तलाक हो गया, साथ नहीं रहते, तो इस तरह की बातें आप जबरदस्ती ना पूछें। परिवार टीचिंग में जेंडर स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए और घर का केवल काम माँ करे, केवल दाई करे, तो ऐसी धारणा को चुनौती देनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था कि बच्चे से अगर आप पूछ रहे हो सब काम दाई करती है, नहीं, बेहतर तो तब होगा भाई करे, दादा करे, बहनी करे और दाई भी करे। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट और हैं। परिवार सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करता है। 15वां है दादा दादी पारिवारिक इतिहास लोक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगर पूछ दिया पारिवारिक ज्ञान या परिवार के इतिहास और लोक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, तो आपके दादा दादी, नाना नानी। त्योहार परिवार और रिश्तों को समझाने के अच्छे अवसर हैं। परिवार समय के साथ बदलता है, ये डायनेमिक सोशल यूनिट है। माइग्रेशन और नौकरी फैमिली स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रही है और कर सकती है। ज्वाइंट फैमिली से आप फिर न्यूक्लियर फैमिली की ओर आ जाते हो। एकल परिवार में प्राइवेसी अधिक हो सकती है परंतु सपोर्ट लिमिटेड हो जाता है। साथ ही साथ संयुक्त परिवार में सपोर्ट अधिक रहता है लेकिन प्राइवेसी कम हो जाती है। ईवीएस टीचर को फैमिली डाइवर्सिटी को स्वीकार करना चाहिए और हर बच्चे के पारिवारिक संरचना को सम्मान देना चाहिए। परिवार विषय में रोल प्ले, डिस्कशन, इंटरव्यू इफेक्टिव मेथड्स हैं, हमने पढ़ा इस चीज को। आपसी संबंधों में लिसनिंग, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। परिवार पढ़ाना वैल्यू एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। साथ में अब परिवार पर सोचने, तुलना करने और सम्मान विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए भाई जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए सेशन में और जल्दी से फटाफट फटाफट जो है प्रश्नों का उत्तर देना चालू कर देंगे सभी विद्यार्थी। सभी लोग जुड़ जाइए सेशन में, कमेंट करके बताइए भाई पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा। चलिए मुझे लगा कि सब, और जो लोग भी इसको YouTube पर देखेंगे तो जरूर आपको मैंने पहले ही डिटेल बता दिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए भाई पहले प्रश्न का उत्तर करिए कि ईवीएस में परिवार पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फैमिली इन ईवीएस। सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? परिवार की परिभाषा रटवाना, बच्चे को संबंध, सहयोग, जिम्मेदारी और विविध पारिवारिक संरचनाओं को समझ देना, केवल संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ बताना, केवल परिवार के सदस्यों की संख्या गिनवाना। तीनों बकवास है। ऑप्शन नंबर बी जो, अरे वाह जाग गए मेरे शेर, ठीक, वेरी गुड भाई, सब लोगों को गुड इवनिंग। चलिए भाई पहले का उत्तर हो गया बी ऑप्शन। आ जाइए प्रश्न क्रमांक 2। एक बच्चा अपनी दादी के साथ रहता है और कहता है मेरी दादी ही मेरी देखभाल करती है,
शिक्षक की सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? भाई बात तो सही है। A child lives with his grandmother and says my grandmother takes care of me. What should be the teacher's best response? 4 ऑप्शंस हैं, पूरे दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई छूट तो नहीं रहा ना मेरे से? ठीक है, छुपेगा तो कमेंट करेंगे तुरंत। कहना कि यह परिवार नहीं है, मतलब आप ये कह दोगे क्योंकि आपने तो परिभाषा पढ़ी है, हम दो हमारे दो यानी माता पिता और दो बेटे बेटी, यही परिवार होता है, तो आप पट से कह दोगे कि नहीं ये तो कोई परिवार नहीं हुआ। बच्चे के अनुभव को स्वीकार कर केयर बेस्ड फैमिली रिलेशन पर संवेदनशील चर्चा करना। या तीसरा आप काम करोगे, बच्चे से पिता के बारे में पूछताछ करोगे कि ठीक है तेरी दादी है तो दाई कहाँ गए, तो दादा दादी कहाँ है। या फिर बच्चे को चुप करा दोगे, है फट चुप रहो, मुझे तो पता है कितना भी मैं पढ़ा लूं और बोल लूं 90% टीचर बनने के बाद तो यही करोगे, मोबाइल में बिजी रहोगे, कुछ बच्चा पूछने आएगा ऐसा बोलेगा फट चुपचाप बैठो उधर चलो। ठीक है, मत करना ऐसा, पाप लगेगा पाप। तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि बच्चे के अनुभव को स्वीकार कर केयर बेस्ड फैमिली रिलेशन, क्योंकि दादी ही बस उसकी है तो वही उसका केयर कर रही है। और अब कहूंगा मैं तो आप लोग कहोगे कि सर आप सब जिंदगी जी लिए हो। भाई लिटरली जब मैं पटियाला से आया, ठीक है, तो मदर और फादर और बाकी के 2 ब्रदर वो लोग भिलाई रहते थे और मैं रहता था सिवान डिस्ट्रिक्ट का पंजवार गांव, और वहां रहते थे मेरे दादा और दादी। तो फिर मैंने वहां कक्षा दूसरी या तीसरी से 7वीं तक की अध्ययन वहां किया, पढ़ाई वहां की, ठीक है, तो मैं इस चीज को भी जानता हूं। ठीक, बड़ा वर्सेटाइल रहा है लाइफ, जिंदगी से अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का सिलेक्शन चाहिए। एक बार खुद को साबित करने के लिए धक्का देकर आप लोगों को आगे भेजना है। एक परिवार की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? भाई विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली? इसमें कई पीढ़ियां साथ रहती है? ना 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 ना, कई पीढ़ियां कहां साथ रहेगी जी। इसमें सामान्यतः माता पिता और बच्चे रहते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें परिवार के बाहर के सभी पड़ोसी रहते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कोई आपसी संबंध नहीं होता है? अरे ऐसे कैसे संबंध नहीं होगा, परिवार कैसे बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा प्रश्न आपका, संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता कौन सी है? केवल एक व्यक्ति रहता है, कई पीढ़ियां रिश्तेदार साथ में रहते हैं, इसमें बच्चे नहीं होते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए पांचवा प्रश्न आपका, परिवार वृक्ष फैमिली ट्री गतिविधि का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या है? अगर आप फैमिली ट्री बना रहे हो तो उसका एजुकेशनल बेनिफिट क्या है, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है केवल ड्राइंग स्किल विकसित होती है, भाई फैमिली ट्री बनवा रहे हो तो। अच्छा, बच्चे रिश्ते पीढ़ियों और पारिवारिक संरचना को समझने लगते हैं, या फिर बच्चे केवल रंग भरते हैं, या बच्चे इससे ईवीएस का कोई संबंध ही नहीं है। तो भाई जाहिर तौर पर ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि बच्चे रिश्ते यानी कि अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, जनरेशंस एंड फैमिली स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। चलिए छठवां प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, घर के कामों की तालिका बनवाने से कौन सी समझ विकसित होती है? घर के कामों की तालिका बनवाने से कौन सी समझ विकसित होती है? कौन कौन सी? सहयोगी जिम्मेदारी, बढ़िया, केवल हैंड राइटिंग, केवल गणना, केवल परिवार के नाम, अरे कुछ कहना ही नहीं है ना इसमें, तो फिर आराम से सहयोग जिम्मेदारी, ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी, कोऑपरेशन, रिस्पांसिबिलिटी एंड जेंडर सेंसिटिविटी। परिवार ईवीएस में परिवार पढ़ाते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? सभी फैमिली टाइप्स का सम्मान करना, भाई बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे के अनुभव को सुनना चाहिए। एक ही फैमिली मॉडल को सही बताना नहीं, भाई ये मत करना, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एक ही फैमिली मॉडल को सही बताना। 2 बट्टे है मीठी खीर पंचायत वाला, और फिर बवाल हो जाएगा। सचिव जी पिटाते पिटाते बच गए थे, ठीक है। मेरे परिवार से मैंने क्या सीखा, यह प्रश्न किस प्रकार का है? प्रश्नों का भी लेवल आप लोग देख पा रहे हो कि जो आप पर्यावरण के पेपर में देखते हो उस तरीके का कूट वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है। मेरे परिवार में मैंने क्या सीखा, और अभी तो केवल इंट्रोडक्टर है ना क्लास, उसके बाद इसका सेकंड वाला पोर्शन वो भी हो सकता है तो मैं आज करवा दूं, 3rd लेक्चर कल सुबह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने परिवार से मैंने क्या सीखा, यह प्रश्न किस प्रकार का है? व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम माय फैमिली। रटने वाला प्रश्न, चिंतात्मक और अनुभव आधारित प्रश्न, केवल स्पेलिंग, केवल गणितीय प्रश्न। तो भाई कैसा रहेगा, चिंतात्मक और अनुभव आधारित प्रश्न रहेगा। 8वां प्रश्न हो गया।
चलिए 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपसी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स? जल्दी से बता दीजिए। अब ईवीएस की क्लास कंटिन्यू लगेगी, कंटिन्यू, तब तक आप लोग थोड़ा सा सीडीपी को लेकर सब्र कर लेंगे, ठीक है। सीडीपी रुकने का मकसद मेरा और भी है, क्योंकि ईवीएस तो केवल वर्ग 3 में है, सीडीपी तो वर्ग 2 के हर एक चीजों में है। तो वो बस कुछ दिन की मोहलत मैं चाहूंगा, 10 दिन की, 8 दिन की, ठीक है। आपसी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसके साथ मैं हिंदी चालू कर दूंगा, ठीक है, कल से हिंदी चालू कर दी जाएगी। कल कौन सा दिन है? ठीक है। आपसी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जल्दी बता देंगे। केवल अधिकार, सम्मान, संवाद और सहयोग, केवल आदेश देना, केवल उम्र में बड़ा होना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां, एक बच्चा कहता है घर के काम लड़कियों के होते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को कहना चाहिए, अगर जेंट्स टीचर रहेगा हाउ तो सही बोला था, और लेडीज टीचर रहेगी तो मार दी दू मुक्का वहीं, लड़की को करना चाहिए, हाँ निपोर नीते। अभी लोग तो बोलते हो क्लास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है चलो ठीक है भाई, देखा जाए। अच्छा रिकॉर्डिंग में भी तो देख सकते हो, क्योंकि फिर लोग लेक्चर काउंट करते हैं ना कि 3 ही लेक्चर है, 4 लेक्चर है, तो दिल दुखता है। चलो भाई समय का भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। एक बच्चा कहता है घर के काम लड़कियों के होते हैं, तो क्या करना चाहिए? बच्चे की बात को सही मानना चाहिए, या फिर चर्चा करना कि सभी सदस्य घर के कामों में सहयोग कर सकते हैं और सही भी है, विषय को बदल देना चाहिए, टॉपिक बदल देना चाहिए, उससे कुछ और पूछ लेना चाहिए। चलो 19 का पहाड़ा सुना लड़कों को घर के काम से अलग रखना चाहिए। क्या ऑप्शन होगा? चर्चा कराना कि सभी सदस्य घर के सभी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है चूल्हा चौका लड़कियां करेंगी और बाहर के काम घर के मर्द करेंगे, बच्चे करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आज अगर नहीं सीखे रहते, बचपन में हमारे माता जी ने नहीं सिखाया होता, उनका एहसान है, मेरी दादी ने नहीं सिखाया होता चूल्हा चौका, चूल्हे के पास बैठा के आज भूखे मर रहा होता मैं। जोमेटो स्विगी है, लेकिन यार जब तक अपने हाथ से ना बनाओ या कोई बना के ना दे अपने घर का, परिवार का, या माँ के हाथ का ना मिले, पेट भरता ही नहीं है। अब तो कितने दिन से पेट नहीं भरा, पता नहीं, भगवान जाने कब भरेगा। त्योहारों को परिवार विषय से जोड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है? त्योहारों को परिवार विषय से जोड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य? केवल धार्मिक जानकारी देना त्योहारों में नहीं, परिवार, रिश्तेदार, सहयोग और संस्कृति जुड़ाव समझना, केवल छुट्टी की चर्चा करना, केवल भोजन के नाम रटाना। तो भाई ऑप्शन नंबर बी, परिवार, रिश्तेदारी, सहयोग और संस्कृति जुड़ाव को समझाना, इसे इसलिए जोड़ा गया है हमारे सिलेबस में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट 12वां प्रश्न, दादा दादी से पुराने समय के परिवार के बारे में पूछना किस कौशल को विकसित करता है? इंटरव्यू, लिसनिंग एंड टाइम सेंस, साक्षात्कार, सुनना और समय बोध, केवल कॉपिंग, केवल फिजिकल स्किल, केवल स्पेलिंग। तो भाई जाहिर तौर पर जब आप पूछते हो हाँ दादी, बुआ रहले, चाचा रहले, अच्छा पहलवान थे, अच्छा क्या करते थे, तो भाई आप उस एक साक्षात्कार, ठीक है, साथ में जब वो उधर से आंसर दे रहे हैं तो आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में उसको सुन रहे हो, तो लिसनिंग एबिलिटी बढ़ रही है। फिर आप समय बोध कर पा रहे हो कि उस समय का कैसा समय था कि 10 गांव के लोग आते थे पहलवानी देखने, ठीक है, और कोई मोबाइल पर लेके ऐसा नहीं देख रहा होता था, सब खड़े होकर देखा करते थे, कोई पेड़ पे चढ़ के देखा करता था, तो आप उस समय को भी बोध कर पाते हो, ठीक। अब कहोगे कि सर इसका भी कुछ बता दो, आपका रहा होगा, तो देखो भाई क्या है, बहुत बड़ा परिवार रहा है, नाना जी खुद पहलवान थे, और जो हम लोग का बड़का पुलवा है तो वहां पर पहलवानी के लिए लगता था, और सोचो कि नानी सुनाती थी, हम लोगों ने तो बुढ़ापे में 1-2 कुश्तियां देखी है, किसी और की देखी, नाना जी की नहीं देखी, बड़े नाना जी की, तो पहलवान थे, कलकत्ता पुलिस में थे वो, लेकिन सुनते थे हम लोग उनकी कहानियां अपनी नानियों से कि बड़े खतरनाक, और पहलवानी के बस पे वो कलकत्ता पुलिस में भर्ती भी हुए। तो भाई कहीं ना कहीं चीजों को एक्सपीरियंस करना कितना अच्छा लगता है, वो समय बोध करना। एकल परिवार की संभावित चुनौतियां कौन सी हो सकती हैं? निर्णय कभी नहीं हो पाते, बुजुर्गों का प्रत्यक्ष सहयोग कम मिल पाता है, माता पिता बच्चे से बात नहीं कर सकते, और बच्चे परिवार में नहीं रहते। तो बच्चे परिवार में रहते भी हैं, माता पिता बात भी कर पाते हैं, निर्णय भी बहुत जल्दी होता है एकल परिवार में। होता क्या नहीं है, तो बुजुर्गों का प्रत्यक्ष सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि बुजुर्ग साथ में नहीं रहते एकल परिवार में, न्यूक्लियर फैमिलीज में, ठीक है।
13वें का ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, सब लोग का ही रहा है, क्या बात है। संयुक्त परिवार का संभावित लाभ कौन सा है? अच्छा, कल की क्लास से क्लास का जो पढ़ाने का पैटर्न होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो पूरा आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। एमसीक्यू वाला आपको यूट्यूब में अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखो मैं पहले क्लियर बता रहा हूं कि ये मेरे मतलब का बात है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इसको, इससे भी मुझे कुछ फायदा होगा, लेकिन मैं ईमानदारी से ये बात भी कह रहा हूं कि मैंने आज तक ये काम नहीं किया था। होते थे एमसीक्यू सेशन, होते थे, बहुत से बच्चों का कहना है कि सर डाटा का प्रॉब्लम। मैंने क्लास प्लस से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको 240 पे चला सकते हो। जब हम 240 पे चला रहे हैं तो सब कुछ ब्लर हो जा रहा है, यार प्रॉब्लम आ रहा है। और एक दिन में 7-8 लेक्चर अब होने लगेंगे, अब तो और बढ़ जाएगा भाई, एग्जाम जितना पास जाएगा तो 10 लेक्चर भी होंगे एक दिन में। तो एक दिन में जिसके पास वाईफाई नहीं है उसके पास सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लेक्चर देख पाओगे। तो बेहतर है यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब में अगर आप 240 में देखोगे तो क्लियर दिखाई भी देगा, और साथ में बहुत कम डाटा खर्च होता है एज कंपेयर टू ऐप में। अगर आप देखते हो, पढ़ना हमको है, कवर करना, छोड़ना है नहीं। तो थ्योरी का सेक्शन अब हर लेक्चर का आप ऐप पे अटेंड करिए, और जो एमसीक्यू है तुरंत उसके 5 मिनट बाद, 5 मिनट के ब्रेक में हर एक सब्जेक्ट, हर एक टीचर का यूट्यूब पर आएगा, वहां सभी लोग अटेंड करेंगे, ठीक है, और जोरदार अटेंड करेंगे हल्ला बोल करके, ठीक। चलिए विद्यार्थी, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे। संयुक्त परिवार का संभावित लाभ कौन सा है? बच्चों को कई सदस्यों से सहयोग और अनुभव मिलता है। और जिसको यूट्यूब पर अटेंड नहीं करना, ऐप पे करना, भाई आपके पास डाटा है, वाईफाई है, तो आप बिल्कुल करना, जबरदस्ती नहीं है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और कोई चीज नहीं चाहिए, बस पढ़ते रहो, ठीक है। कोई किसी की मदद नहीं करता, रिश्ते नहीं होते, परिवार में सीखने का अवसर नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई संयुक्त परिवार का लाभ क्या हो सकता है? तो लाभ हो सकता है बच्चों को कई सदस्यों से सहयोग और अनुभव मिलता है, ठीक है। चलो 15वां प्रश्न, रुके रहेंगे, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, बने रहेंगे लेक्चर में। आजकल लेक्चर्स लंबे हो जा रहे हैं मेरे ना भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, खड़े होके पढ़ाता था, सेकेंड स्टेज चीयर है हैमस्ट्रिंग का राइट लेग में, तो दिक्कत थी। लेकिन जब बैठने मिल ही गया, पढ़ा मैं ही रहा हूँ, चीजें वही है, बस तरीका थोड़ा सा मैंने बदल दिया। लेक्चर आप देख पा रहे हो कि लंबे हो गए हैं, और अब आपको भरोसा हो गया होगा कि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से भी होगा। कहीं कोई अगर खड़े होकर पढ़ाना पड़ता तो कहीं ना कहीं मैं चोरी कर लेता है ना, थोड़ा बहुत कटिया तो मार ही लेता। हाँ, आप लोग उत्तर करते जाओ। बाप रे, ये लेक्चर भी 1 घंटे के पार चले गए। चलो अच्छा है, मजा आ रहा है। अब ऐसे देख के खुश होता है आदमी। बच्चे बताओ 1 घंटे तक टीचर के साथ बैठ गए यार, हाँ, ये बच्चे देंगे रिजल्ट, वाह क्या बात है। तो ईवीएस में फैमिली डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? जल्दी से बता देंगे मेरे सारे बच्चे। सबका ऑप्शन ही भी आ गया, क्या बात है भाई। सभी क्या है भी ऑप्शन? परिवारों की संरचना, सदस्य और रहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बात करें डाइवर्सिटी का तो सब अलग अलग हो सकता है भाई। बच्चों से ये पूछना, त्योहार पर कौन कौन रिश्तेदार आते हैं, किस कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है? अगर आप बच्चे से कक्षा में ये पूछते हो कि आपके यहाँ त्योहार पे कौन कौन से रिश्तेदार आते हैं, तो इस किस कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा? तो किनशिप एंड फैमिली बॉन्डिंग, केवल काउंटिंग, केवल स्पेलिंग, केवल मौसम। तो जाहिर तौर बात है ऑप्शन नंबर ए, किनशिप एंड फैमिली बॉन्डिंग। चलो 17वां प्रश्न, परिवार विषय में शिक्षक को बच्चे की लोकल लैंग्वेज का उपयोग क्यों स्वीकार करना चाहिए? अच्छा, ऐसा पढ़ाना मेरे को जानते हो क्या अच्छा लग रहा है? एक तो आराम मिल रहा है थोड़ा सा पाँव को मेरे, ठीक है, और दूसरा ना बहुत लोग को बहुत शिकायत रहता है, सर ना आई कॉन्टेक्ट कर नहीं पढ़ाते हैं। लो भाई, पूरा 1 घंटा में ना 50 मिनट आई कॉन्टेक्ट किए हैं। आई कॉन्टेक्ट करना कौन सा बड़ा बात है? लेकिन दिक्कत ये होता है कि आदमी पढ़ाते समय रम जाता है उस चीज में, और 10 बातें होती है कि मैं बच्चे को क्या बताऊं कि जिससे आने वाला जो क्वेश्चन है वो आसान हो सके। तो ये दिमाग में साथ में चलते रहता है। और बहुत बार ऐसा होता है ना, आप लोग खुद देखना, आप लोग खुद टीचर बनोगे, बहुत बार ऐसे कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होता है ना जब इन क्लास हम पहुंचते हैं और आगे क्वेश्चन हमारे ध्यान में तो रहता है, भाई टीचर है तो तैयारी करके ही आए हैं, तो ना अपने आप दिमाग वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे आज मैंने वो ट्रिक बनाई मैथ्स में हमारे, उसको याद करने के लिए, कौन सी थी? अभी पियो
ठीक है, आगे नहीं बोलता। परिवार विषय में शिक्षक को बच्चे की लोकल लैंग्वेज का उपयोग क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि लैंग्वेज बच्चे की भावना और अनुभूति से जुड़ी होती है, क्योंकि मानक भाषा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ईवीएस में बोलना मना है, क्योंकि स्थानीय भाषा गलत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि लैंग्वेज बच्चों की भावना और अनुभव से जुड़ी होती है। ठीक, मुर्दाई खेत में गेहे वाला एग्जाम्पल। पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम है का सही अर्थ क्या हो सकता है? भाई किस तरीके से परिवार केवल आर्थिक लेन देन करता है, परिवार संकट, बीमारी, भावनात्मक स्थिति और दैनिक जीवन में सहायता करता है। अब भाई सबके लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। किसी किसी का परिवार केवल लेन देन करता है, किसी किसी का संकट, बीमारी, भावनात्मक स्थिति और दैनिक जीवन में सहायता भी करता है। परिवार में कोई बातचीत नहीं होती, हाँ नहीं होती कभी कभी। परिवार केवल नियम बनाता है, हाँ भाई केवल नियम बनाए जाते हैं, बड़ों के लिए, पैसों वालों के लिए और गरीब के लिए अलग, ठीक है। फिलहाल ईवीएस के परिवार चैप्टर के हिसाब से सही आंसर होगा आंसर बी, परिवार संकट, बीमारी, भावनात्मक स्थिति और दैनिक जीवन में सहायता करता है। पढ़ने की मजबूरी यही है कि हमें हमेशा सकारात्मक होकर रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, भले मेरे लिए ऑप्शन बी ही गलत हो और ए सी डी सही हो, ठीक है, लेकिन आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा मुझे कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। परिवार पढ़ाते समय संवेदनशीलता की जरूरत क्यों है? संवेदनशील रहना पड़ेगा, सेंसिटिव, क्योंकि सभी बच्चों की फैमिली सिचुएशन समान नहीं होती। अच्छा, मैं ये कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पहली से 5वीं के बच्चों को नहीं, तो इतना छूट है भाई मुझे, और ये मैं खुद को दे के रखा हूं, ठीक है। ये तोहफा हमने खुद से खुद को दिया है। भाई आप लोग बड़े लोग हैं, समझ सकते हैं भावनाओं को, लेकिन हाँ जब बच्चे को पढ़ाने जाना वहां मेरा वाला गलती मत करना, क्योंकि परिवार विषय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बच्चे परिवार के बारे में नहीं जानते, क्योंकि केवल टेक्स्ट बुक पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। तो जाहिर तौर पर पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी बच्चों की फैमिली सिचुएशन समान नहीं होती, इसलिए संवेदनशील रहें जब भी आप बच्चों को परिवार के बारे में पढ़ाएं ईवीएस में। सबसे अच्छा ईवीएस प्रश्न कौन सा है इसमें से? परिवार की परिभाषा 5 बार लिखो, संयुक्त परिवार का स्पेलिंग लिखो, तुम्हारे घर में कौन कौन एक दूसरे की मदद करते हैं, और परिवार शब्द की मात्राएं बताओ। एक बच्चे को, पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे को आप क्या कहोगे? आपके हिसाब से सबसे अच्छा ईवीएस का प्रश्न क्या हो सकता है एक बच्चे के लिए? जल्दी कमेंट करके बताएं। परिवार की परिभाषा 5 बार लिख के दे दो, परिवार की स्पेलिंग लिखो, फैमिली की, तुम्हारे घर में कौन कौन एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं ये पूछेंगे आप, या परिवार शब्द की मात्रा बताने बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कि तुम्हारे घर में कौन कौन एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं ये बताओ। परिवार की सबसे बढ़िया ईवीएस का क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी, और बता दीजिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहीं से कुछ कट वट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है जी। कूट वाला प्रश्न आ गया। परिवार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। परिवार बच्चे का पहला सामाजिक समूह है, जो मैंने एग्जाम बूस्टर डाला है, देखिए आप, उसका डायरेक्ट लाइन आ गया। परिवार सामाजिकरण की पहली संस्था है, दूसरा लाइन आ गया। परिवार की संरचना बिल्कुल समान होती है, ये तो उसमें था ही नहीं। परिवार भावनात्मक सुरक्षा दे सकता है, ये था उसमें। तो बताओ, निम्न कथनों पर विचार करो और बता दो कौन सा सही उत्तर हुआ। तो बस तीसरा गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। अच्छा, इस तरह की पढ़ाने से स्पीड भी बढ़ जा रही है, पता है, खड़े होके इधर हटके उधर हटके बताना पड़ता था, अभी ऐसे जमा दिए, इधर बैठे बैठे हैं बता दे रहे हैं, मजा आ जा रहा है। चलिए भाई, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। 22वां प्रश्न, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, परिवार वृक्ष, घरों में काम का तालिका, कई पीढ़ियां साथ रह सकती हैं, संयुक्त परिवार, माता पिता बच्चे समान सदस्य, ठीक है, रिश्ते और पीढ़ियों की समझ, और घर के काम के ताले सहयोग और जिम्मेदारी। तो आप मिला दीजिए। 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए का है दूसरा, बी का है पहला, सी का है तीसरा, डी का है चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 22वें का आ रहा है हम लोग का सही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए 23वें प्रश्न में। कथन, परिवार विषय पढ़ाते समय शिक्षक को सभी बच्चों के परिवारों का सम्मान करना चाहिए। इंग्लिश वाले देख लो। While teaching the topic of family, the teacher should respect all children's family. बच्चों की पारिवारिक संरचनाएं और जीवन स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। कथन है और कारण है। वह जाहिर तौर पर बच्चों की पारिवारिक संरचनाएं और उनकी जीवन स्थितियां
पक्का तौर पे अलग अलग होंगी। और ऐसे में परिवार विषय अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो एक शिक्षक होने के नाते सभी बच्चों के परिवारों का सम्मान करेंगे, चाहे उसका परिवार जिस भी टाइप का हो, सेंसिटिव रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आ जाइए 24वें प्रश्न में, आपसी संबंधों के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है? विच एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? संवाद, सम्मान, सहयोग या केवल आदेश? ठीक है, बड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से। वाह क्या बात है, केवल आदेश नहीं आएगा, संवाद, सम्मान और सहयोग आएगा। वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 25वें प्रश्न में, फैमिली ट्री एक्टिविटी ईवीएस में प्रभावी है। कथन कारण यह बच्चे को रिश्तों, पीढ़ियों और परिवार की संरचना को दृश्य रूप में समझने में मदद करती है। अब ये इसमें पूछ रहा है और आपको बता देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई जाहिर तौर पर जब हम फैमिली ट्री पढ़ाते हैं एक्टिविटी बच्चे को, तो इससे बच्चा रिश्ता, उसकी क्या क्या पीढ़ियां रही हैं, परिवार की संरचना किस तरीके का है, एकल है क्या है, तो उसको दृश्य रूप से समझने में मदद मिलता है। यानी कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की एकदम सही व्याख्या करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, मिलान करिए। दादी से कहानी सुनना, घर के काम में समान भागीदारी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड वर्क। तीसरा, त्योहारों पर रिश्तेदारों की चर्चा। चौथा, एकल संयुक्त परिवार की तुलना। भाई देख लो क्या हो जाएगा, पहले का दू, जब हम दादी से कहानी सुनते हैं तो फैमिली हिस्ट्री और कल्चर को जानते हैं, ठीक है। घर के कामों में समान भागीदारी यानी कि जेंडर सेंसिटिविटी। त्योहार पर रिश्तेदारों की चर्चा, तो भाई किनशिप एंड बॉन्डिंग। और चौथा, एकल संयुक्त परिवार की तुलना करना, इससे हम फैमिली डाइवर्सिटी के बारे में जान पाते हैं। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 26वें का सही हो जाएगा। 27वां आपके सामने आ गया प्रश्न, परिवार पढ़ाते समय कौन से स्टेटमेंट पेडागोजिकली सही है? बता दो भाई, 27, 28, 29। कैसी है पहली है परिवार पढ़ाते समय कौन सा स्टेटमेंट पेडागोजिकली सही है? विच स्टेटमेंट आर पेडागोजिकली करेक्ट व्हाइल टीचिंग फैमिली? बच्चे के अनुभव से शुरुआत करनी चाहिए, सभी परिवारों को सम्मान देना चाहिए, या केवल संयुक्त परिवारों को आदर्श बताना चाहिए, संवेदनशील निजी प्रश्नों से बचना चाहिए? चारों में से कौन कौन से सही होंगे? जल्दी से उत्तर कर देंगे। तो बच्चे के अनुभव से शुरुआत करनी चाहिए जाहिर तौर पर, ठीक है। सभी परिवारों को, सभी टाइप के परिवारों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। संयुक्त परिवार को केवल आदर्श बताओगे, ये गलत बात है। संवेदनशील निजी प्रश्नों से बचना चाहिए, यानी कि 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई 28वां प्रश्न, घर के काम केवल महिलाओं के होते हैं, यह धारणा ईवीएस में चुनौती दी जानी चाहिए? बिल्कुल, ईवीएस में समानता, सहयोग और डिग्निटी ऑफ वर्क जैसे मूल्य विकसित किए जाते हैं। पर्यावरण में जब भी पढ़ाया जाता है तो उस बात का ध्यान रखा जाता है। तो जाहिर तौर पर कि भाई आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न क्रमांक 29, क्या बोला है? एकल और संयुक्त परिवार के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। एकल परिवार में सामान्यतः सदस्य कम होते हैं। वेरी गुड। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां साथ रह सकती है। वेरी गुड। संयुक्त परिवार में हमेशा कोई चुनौती नहीं होती, बहुत चुनौती होती है संयुक्त परिवार में, बथेरे, ठीक है। एकल और संयुक्त दोनों परिवार में प्रेम और सहयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? प्रेम तो कहीं भी हो सकता है। प्रेम तो देखो यहाँ भी है, कल कहीं और भी रहेगा, परसों कहीं और भी रहेगा, प्रेम हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 29वें का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसका पार्ट 2 कल पढ़ेंगे और फिर परसों या कल ही या आज ही, कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है। परिवार एक डायनेमिक सोशल यूनिट है। फैमिली इज अ डायनेमिक सोशल यूनिट। आपके पास ऑप्शंस हैं कि रोजगार, शिक्षा, प्रवास, ठीक है, और विवाह। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण परिवार की संरचना बदल सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी और ए? जो भी बताओ जल्दी।
डायनेमिक सोशल यूनिट, परिवार एक परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था है, एकदम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार, शिक्षा, प्रवास, विवाह और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण परिवार की संरचना बदलते रहती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद एक मेरा शॉर्ट्स या वीडियो आएगा और मैं आप सबसे, ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस पर अपनी राय जो भी हो सकारात्मक या नकारात्मक जरूर रखें, क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना बड़ा जरूरी है। जो सच्चाई है उसको रखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई अब ये था पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर भी इंट्रोडक्टरी रहेगा, जिसमें हम सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ेंगे, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, इन सब के बारे में और उनके क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद लेक्चर 3 फिर से परिवार से चालू होगा, क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के साथ चालू होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।